तो हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। मेरा नाम सदाम है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के जो हिस्ट्री की आपकी बुक है, उसमें फर्स्ट लेसन है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? यानी जो राष्ट्र की होती है उसकी सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? तो देखो, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं ये आपके पाठ्य पुस्तक में से क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके, वह राज्य जहाँ की राजनीति सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? यानी वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? देखो, उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? चार चित्रों की श्रृंखला, यानी चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? उसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। यानी कौन था जिसने अपने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई और अपने सपनों का संसार रचा था? तो कौन था वो? फ्रेडरिक सौर्य था। जो आपके फर्स्ट पेज पे आता है बुक के, उस पर जो वो श्रृंखला दिखाई हुई है, कलाकार चित्र है, उसमें फ्रेडरिक सौर्य को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके कौन सा? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्नेस्ट रेनर कौन था? यानी जो अर्नेस्ट रेनर था वह कौन था वे एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पांचवा, निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक और व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया? यानी निम्न में से कौन था जिसने मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था? कौन था वो था मेजेनी। कौन था? मेजेनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? यानी वो कौन कौन से देश थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था? तो देखो, कौन था वो? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। चार देश थे। आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तीन देश एक सेम दे सकते हैं, एक अलग दे सकता है, इसलिए आपको ये याद करके ही जाना है कौन कौन है। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, सातवां क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यानी जो राष्ट्रवाद थे उसकी पहली अभिव्यक्ति किसके साथ हुई, ये आपको बताना है। तो किसके साथ हुई बताओ? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। किसके साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकीकरण के बाद, यानी एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? यानी एकीकरण हुआ था, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ वहाँ पर सम्राट किसे घोषित किया गया था, यह आपको बताना है। तो रूस के राजा को, फरसा के राजा विलियम प्रथम को, ओटोमन बिस्मार्क को या काउंट कैमिलो द काबूर को? किसको कहा था? किसको बनाया राजा? फरसा के राजा विलियम प्रथम को। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फरसा के राजा विलियम प्रथम को राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपके नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, 19वीं सदी के मध्य कह रहा क्या है? 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? यानी 1801 से 1900 तक इटली कितने राज्यों में विभाजित था? तो कितने में था? 7 में। आपको पता ही है ये तो। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया है? यानी जो जर्मन वीरता है किसका प्रतीक माना गया है? देवदार, ओक, बलूत या अशोक? किसे माना गया है? बलूत को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? यानी जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1831, 1829, 1830 या 1832? कब हुई थी? 1832 हुई थी। कब हुई थी? 1832 हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके,
किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई? यानी कौन सी छवि थी जिनकी सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? मारियान की, भारत माता की, जर्मेनिया की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी की गई थी? मारियान की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गठन कब हुआ था? यानी इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? ये आपको बताना है। वो किसके साथ हुआ था? स्कॉटलैंड। कौन था वो? स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है आपके 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कहाँ के चांसलर थे? यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ से चांसलर कहाँ से थे? यानी जो बिस्मार्क था उसने प्रमुख भूमिका निभाई, वो कहाँ के चांसलर थे? ये आपको बताना है। तो कहाँ के थे? वर्सा के थे। अगला क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी है? किसके द्वारा जुड़ी है आपको बताना है। तो देखो, समान संस्कृति के साथ हाँ, समान इतिहास के साथ हाँ, भाषा और लोक परंपरा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है? बुर्बो राजवंश, यानी बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? यानी कौन सा देश था जहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था? कौन था? फ्रांस था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश यानी लुई 16वें उसका शासन था। अगला है आपके 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? यानी जो मार्सिले है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? कि तो कहाँ की है? वो फ्रांस की है। याद रखना है आपको। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? यानी जो रक्त और लोहा है उस नीति का अवलंबन किसने किया था? यह आपको बताना है। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके, फ्रांस की क्रांति की अग्रदूत किसे कहा गया है? यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई था उसका अग्रदूत किसे कहा गया है? दिदरो को, नेपोलियन को, जॉन लो को, या रूसो को? रूसो को कहा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपको पता ही है। मेजनी पूरा नाम क्या है इसका? जोसेफ मेत्सिन। याद रखना है। अगला है आपके 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियना की संधि कब हुई थी? यानी वियना की संधि कब हुई थी? तो याद रखना है आपको 1815 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ये कथन किसने कहा था? आपको ये बताना है। तो किसने कहा था? ये कथन कहा था मेटरनिक ने, हमारे मेटरनिक साहब ने। अगला है आपके 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, काबूल को राजा विक्टर एम्यूनल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी काबूल को राजा विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर उसे नियुक्त किया गया था? सेनापति के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, राजदूत के रूप में, या प्रधानमंत्री के रूप में? तो किसके रूप में? आपको पता ही है, प्रधानमंत्री के रूप में। अगला है आपके क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। यानी 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? यह आपको बताना था। जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, ऑस्ट्रिया, या बाल्कन क्षेत्र? तो कौन था? बाल्कन क्षेत्र। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 26 क्वेश्चन संख्या क्या कह रहा है? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा है? यानी जो कवि और कलाकार थे उन्होंने यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा है? यह आपको बताना है। यूनान को, रूस को, फ्रांस को, या इंग्लैंड को? किसे कहा था? आपको पता ही है, यूनान को। किसको कहा था? यूनान को। अगला है आपके 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? यानी जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? पहले पूछ लिया था जर्मनी का 1871 में, वह इटली का एकीकरण तो याद रखना है आपको 1861, यानी 10 साल पहले हो गया था जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है 29
नंबर क्या कह रहा है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी, यानी जर्मन राइन थी ना, उस महासंघ की स्थापना किसने की, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या काबुल ने। जर्मन राइन की महासंघ की स्थापना किसने की, नेपोलियन से, हमारे नेपोलियन साहब ने। अगला है 30 क्वेश्चन यानी 30वां, क्या कह रहा है देखो, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, यानी चार्टिस्ट आंदोलन था वो कौन से देश में हुआ था, इंग्लैंड में, भारत में, रूस में या जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में, याद रखना है। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 31, क्या कह रहा है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी जो सामाजिक उपबंध थे उस पुस्तक के लेखक कौन थे, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो या दिदरो। कौन थे, रूसो, याद रखना है आपको। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या कितना, 32 क्वेश्चन संख्या, क्या कह रहा है देखो, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किस पहल पर हुई थी, यानी शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किस पहल पर हुई, फरसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या रूस, फरसा, याद रखना है। अगला है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, यानी जो हमारा बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर कब बना या सम्राट कब बना, 1871 में, क्योंकि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तभी उसे वहाँ का चांसलर या राजा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था, यानी यह किसने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, कथन किसने कहा, मैगजीनी ने, रूसो ने, वोल्टेयर ने या दिदरो ने। तो किसने कहा था, मैगजीनी ने, याद रखना है। तो यहाँ आपके वस्तुनिष्ठ खत्म होते हैं, 34 यानी 34 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला पार्ट है आपका अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी इस पार्ट यानी इस लेसन के इस पार्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अगला क्वेश्चन अति लघुरात्मक वाले करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यानी राष्ट्रवाद क्या होता है ये आपको बताना है, यानी आखिर लोग किसे कहते हैं राष्ट्रवाद, ये आपको बताना है। तो देखो किस राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक, यानी राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। क्या होती है, सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों को, जो क्या करती है, लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। समझ आया क्या कहा, वापस देखो, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, यानी उसमें कोई जातिवादी नहीं देखी जाती, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिसको सीधे सीधे अर्थ शब्दों में समझे तो इसे देश प्रेम कहेंगे, यानी अपने मन में देश के प्रति भावना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखो किसे कहते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी ऐसी शासन व्यवस्था है जिस पर सरकार जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को क्या कहते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। यानी किसे कहते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। यानी सीधे सीधे अर्थों में बोले तो जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। समझ आ गया। अगला आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, कल्पनादर्श, यानी जिसे यूटोपिया के नाम से जाना जाता है, वे क्या है, यानी कल्पनादर्श क्या है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कल्पनादर्श क्या है। तो देखो, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है, यानी ऐसी समाज की कल्पना करना जो लगभग इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कोई समाज की हम कल्पना करना चाहते हैं और उसका साकार मतलब उसका पूर्ण होना असंभव है, लगभग असंभव है, मतलब संभव है ही नहीं, उसे कल्पनादर्श कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, यानी जो फ्रेडरिक सोर्यू था वह कौन था ये आपको बताना है। तो देखो, फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने 1850 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। क्या किया था,
4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का राष्ट्रीयता को एक संसार रचा। उसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता आंदोलन, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। समझ आ गया क्या हुआ है इसमें देखो क्या हुआ है कि फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। उसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में समझा। तो समझ आ गया, मतलब आप इसकी समझ सकते हो कि वो शॉर्ट में फ्रांसीसी चित्रकार था और 1850 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, अपने सपनों के संसार रचा और जिसके माध्यम गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता के आदर्श के रूप प्रस्तुत किया, यानी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यही है, ऐसे याद करो, हो जाएगा आपको। अगला है आपके 5वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, राष्ट्र क्या है, यानी आखिर ये राष्ट्र है क्या, ये आपको बताना है। तो देखो राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। जो राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होता है, उसके अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह। समझ आया क्या कहा, वापस देखो कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, यानी जो अर्नेस्ट रेनर था उसके अनुसार राष्ट्र क्या है वो बताना है कि राष्ट्र समान नस्लें, यानी सभी समान नस्ल होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म या क्षेत्र से बना है, यानी समान नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा धर्म है, वैसा धर्म है, वैसा नहीं है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, यानी राष्ट्र पर लोगों ने लंबे समय तक प्रयास किया है, अलग अलग त्याग दिया है, निष्ठा चरम बिंदु से राष्ट्र बना है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, यानी लोगों की एक एकता है इसमें, उसके अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, इसे ही राष्ट्र कहते हैं। समझ आ गया आपको क्या कहा कि लंबे समय प्रयास, त्याग, निष्ठा, चरम बिंदु, बड़ी व्यापक एकता, उसके अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह। तो चलो अगला 6 क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन आपके कह रहा है जनमत संग्रह क्या है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था जनमत संग्रह, अब इसका अर्थ जानते हैं ये है क्या। तो देखो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। समझ आया कि एक प्रत्यक्ष मतदान, यानी प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, जिसे हम बिना छुपे यानी सामने, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग, यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी मान लो आपको किसी ने पूछा कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, स्वीकार करना है या नहीं करना, तो आप कहोगे हाँ स्वीकार करना है, कुछ बोलेंगे नहीं करना है। तो ऐसा ही समझ लो जनमत संग्रह उसे कहते हैं कि जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों में एक प्रस्ताव स्वीकार करे, स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछे भी कि स्वीकार करा या को नहीं करा। मारवाड़ी शब्द में समझिया करो। अगलो है 7वां क्वेश्चन आपके, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, यानी रूढ़िवाद किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। क्या कहा कि ऐसा राजनीतिक दर्शन, यानी राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अपनी परंपरा से, पूर्वजों से स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, यानी रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता चाहता है। सीधे सीधे अर्थों में रूढ़िवाद का आप कह सकते हो कि जो परंपरा को मानता है, जो रूढ़िवादी धारणा चाहता है, बदलाव तेजी से चाहता नहीं है, मतलब राजाओं का राज चाहता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। अगला है उदारवाद, इसके विपरीत है उदारवाद। उदारवाद जो मतलब ये सब चाहते हैं, वो समाज में बदलाव चाहते हैं, नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये आपको देखो हम पढ़ते हैं क्या कहा इसमें उदारवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा है। तो देखो उदारवाद शब्द, यानी उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, यानी ये लातिन भाषा है उसके मूल लिबर पर आधारित है। इसका अर्थ है आज़ाद। अर्थ क्या है इसका, आज़ाद, मतलब आज़ाद होना। लिबर शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। नई मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर था। तो समझ आ गया क्या कह रहा है। तो वापस देखो, यानी ये लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर से आधारित है जिसका अर्थ आज़ाद है। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी हर व्यक्ति को आज़ादी है,
कोई भी भेदभाव ना हो, सबकी बराबरी हो। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो सबकी सहमति पर बनी हो, और वो चाहते थे कि सबकी सहमति पर सरकार बनी हो, संविधान के अनुसार सरकार चले, बस ऐसा वो चाहते थे। निरंकुश शासक के पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति चाहते थे। संविधान संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ये इसे क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? यानी जो 1815 में वियना संधि हुई उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ये आपको बताना है। तो देखो, पहला क्या है? उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। यानी जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान उनमें कई बदलाव किए थे, उन सबको ख़त्म करना, हटाना। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात क्या है कि बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। यानी जो लुइस ओल्वे का था, उसका वंश यानी बुर्बो वंश से आता था, उनको पुनः सत्ता में बहाल करना, मतलब वापस सत्ता में लाना। बहाल करना का मतलब लाना। और थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में विस्तार ना कर सकें। यानी फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य अलग अलग स्थापित कर देना या वहाँ पर कायम करना, यानी वो भविष्य में आगे फ्रांस विस्तार ना कर सके, इसलिए वियना संधि के ये उद्देश्य थे। क्या था? पहला कि कई सारे बदलाव को खत्म करना, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल लाना। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। समझ आ गया? आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके, जोल्वेराइन क्या है? अब बताना है आपको जोल्वेराइन क्या है। क्या है जोल्वेराइन? बताओ। जोल्वेराइन पर्सा की पहल पर, यानी पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था। क्या था? यानी 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल थे। यानी उसमें जर्मन के जितने भी राज्य थे वो शामिल थे। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। यानी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि आर्थिक शुल्क थे उनको समाप्त करना और शुल्क अवरोधों को हटाना, यह उनका प्रमुख कार्य था। मतलब वापस देखो क्या कहा है हमें कि जोल्वेराइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना, और इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो, मेज़िनी कौन था? यानी मेज़िनी कौन था ये आपको बताना है, जिसका पूरा नाम क्या था? जोसेफे मेज़िनी। तो देखो कौन था मेज़िनी? इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद व्यक्ति था। यानी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी देश प्रेमी व्यक्ति था, जिसका जन्म 22 जून 1860 में जेनोवा में हुआ था। यानी आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं एपिसोड में कि मेज़िनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 22 जून 1860 में। और कहाँ पे हुआ था? जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था। यह भी पूछ सकता है कि मेज़िनी किस क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था, तो किसका था? कार्बोनरी नामक संगठन का। 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। यह भी पूछ ले कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेज़िनी ने कब की थी? 1831 में की थी, याद रखना है आपको। समझ आ गया? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद व्यक्ति था, उसका जन्म 22 जून 1860 में जेनेवा में हुआ। वह कार्बोनरी नामक संगठन का सदस्य था। 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। अगला है आपके मेटरनिक युग क्या था? यानी जो मेटरनिक का युग था वो क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको पूछ ले मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी घोर प्रतिक्रिया करता था, लोगों को सताता था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का उसके राज्य में सुधार हो। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन होने नहीं दो। यानी उसका कहना था कि शासन तो कर लो लेकिन कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। 1815 में 1850 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि 1815 से 1850 तक के काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उनमें क्या क्या बाधाएं, क्या क्या रुकावटें वो आपको थी, वो बताना है। तो देखो, जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा और पर्सा के अधीन पर यह एक बहुत बड़ी समस्या थी।
समझ आया कि जर्मनी के एकीकरण में यानी अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था। यानी 1801 से 1900 तक जर्मनी कितने राज्यों में बंटा हुआ था? 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था। एकीकृत करना बहुत ही मुश्किल था। छोटे छोटे सम्राट अपने स्वार्थवंश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे, यानी वो वहाँ राज करना चाहते थे। और जर्मनी दूसरी और जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा, पर्सा के अधीन पर, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? यानी वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो देखो सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, फरसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। समझ आया? नहीं आया? वापस देखो। यानी 1815 में रूस, ब्रिटेन, फरसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। आपको पूछ ले वियना सम्मेलन की मेजबानी। अभी हमने पीछे एक MCQ भी किया, आपको याद हुआ तो, कि वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो रूस, ब्रिटेन, फरसा और ऑस्ट्रिया, और ये यूरोपीय शक्तियाँ थी जो मिलकर नेपोलियन को हराया था। किस युद्ध में हराया था? वाटरलू के युद्ध में हराया था। और इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए कहाँ गए? वियना में मिले। और इस सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। किसने की थी? आपको पूछ ले कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। अगला है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूपक से आपका क्या आशय है? यानी रूपक क्या होता है ये आपको बताना है। जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। समझ आया? जब किसी अमूर्त विचार यानी बिना मूर्त के विचार विचार होता है, जैसे सेक लो स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। यानी रूप दे दिया उसको, उसे रूपक कहते हैं। यानी रूप दे दिया स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, ये रूप हो गए, उसे रूपक कहते हैं। समझ आ गया? अगला है आपके 16वां क्वेश्चन क्या है? निरीह जातीय से आपके क्या समझते हैं? यानी जो निरीह जाति है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो देखो, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। समझ आया? कि निरीह जातीय एक साझा नस्ली यानी आपस में साझा करने वाली नस्ल, जनजातीय यानी जनजाति के, या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि यानी पृष्ठ की रहने वाली भूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। यानी मान लो पहचान मानता है कि हाँ इस भूमि से मेरी ये पहचान है, इस भूमि से मेरी ये पहचान है, उसे निरीह जातीय कहते हैं। आगे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था ये आपको बताना है। कौन था भाई बताओ? देखो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था। कौन था? फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की थी। फ्रांस ने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी, जीत प्राप्त की थी। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। आपको पूछ ले नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? कब किया गया? 1804 में। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। समझ आया? कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनानायक था, इसके नेतृत्व में फ्रांस ने विजय प्राप्त की। बाद में 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता उद्गम थी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर देना, साथ में लाइक भी कर देना। आई होप कि आप अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।